हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है इतिहास लेखन MHI03। मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता। एक बार सर्च करके देखें, मैंने जितने ही वीडियो बनाए हैं सब आपके सामने होंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आप जनमुखी इतिहास से क्या समझते हैं? भारतीय इतिहास लेखन के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न खाट का था, आंसर लिखते हैं। जनमुखी इतिहास का तात्पर्य है कि इतिहास लेखन में आम आदमी का नजरिया। इस इतिहास में आम जनता के जीवन और कार्यकलापों पर चर्चा तथा विचार होता है। इसमें आम लोगों के विचारों को शामिल करने की पूरी कोशिश की जाए। इस दिशा में इतिहासकारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे स्रोत शासकों, प्रशासकों और प्रभुत्वशाली वर्ग के हित में है। इसके बावजूद सामाजिक इतिहासकारों ने आम जनता के केंद्र में लाने की पूरी कोशिश की। पहला है आम जनता से जुड़ा इतिहास लेखन। जी, हम कभी परीक्षा लिखे हैं तो पॉइंट जरूर दिया करेंगे, ठीक है। चलते हैं। आम जनता से जुड़ा इतिहास लेखन परंपरागत रूप से संभ्रांतों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास लिखा जा रहा है। इसी प्रक्रिया में आम जनता से जुड़ा इतिहास लिखा गया। इस इतिहास को आमतौर पर आम जनता की नजर से देखा गया। इतिहास जन दृष्टि और यहाँ तक कि रोजमर्रा का इतिहास भी कहा गया। एक ऐसी इतिहास लिखने का प्रयास किया गया जिसमें इतिहासकारों ने अब तक बिल्कुल छोड़ रखा था। किसानों और मजदूर वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों, भीड़ में अनजाने चेहरे और अतीत में गुम हुए व्यक्तियों का इस इतिहास लेखन में स्थान दिया गया। दूसरा पॉइंट है जनमुखी इतिहास लेखन की शुरुआत। यह इतिहास 18वीं सदी के उद्धार्त से शुरू हो चुकी थी। इसमें पहले आम आदमी का इतिहास लिखने में इतिहासकार अपनी बेइज्जती समझते थे। जैसे ही आम लोगों ने प्रमुख निर्णयों और घटनाओं में भाग लेना शुरू किया, वैसे ही इतिहास लेखन की यह दृष्टि विकसित हुई। केवल क्रांति या जन आंदोलनों में नहीं, रोजमर्रा के जीवन में भी आम आदमी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। 12वीं सदी के अंत तक, जो कि महान क्रांतिकारियों का युग था, ऐसा संभव हो सका। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में रोमांटिक्स द्वारा जनता की खोज से यह प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने अतीत की पुनर्रचना के लिए बैलेंट लोकगीत और कहानियां तथा मिथक किंवदंतियों मतलब कहानियों द्वारा जन सांस्कृतिक स्रोतों का उपयोग किया। यांत्रिक विज्ञान के स्थान पर कल्पना के आधार पर लोक इतिहास की पुनर्रचना की। वे लोग जो आम लोगों का इतिहास लिखे वे थे। पहला थे E.G. गोज ने स्वीडन के लिए लिखा था, मिशले ने फ्रांस के लिए, J.R. ग्रीन के और डार्विन स्मिथ ने इंग्लैंड के। इन्होंने परंपरागत इतिहास लेखन की आलोचना की। 20वीं शताब्दी में वामपंथी इतिहासकारों में इतिहास लिखने वाले जॉर्ज लेफ्रेव ने फ्रांस की क्रांति के दौरान कृषकों की मानसिकता व भूमिका का वर्णन किए। यह जनमुखी इतिहास का पहला ग्रंथ है। इस परंपरा को इनके मित्र व शिष्य जॉर्ज रूई ने आगे बढ़ाया।
इन्होंने आम जन की भागीदारी जैसे शिल्पकारों, छोटे दुकानदारों, बुनकरों और मजदूरों और किसानों को समझने का प्रयास किया और इनके अंदर छिपी अच्छाई और बुराई का वर्णन किया। इस परंपरा को आगे बढ़ाए इंग्लैंड के जॉर्ज रूडे ने, ईपी थॉमस एरिक हब्सन, और तीसरा था क्रिस्टोफर हिल, और चौथा जॉन स्लेवेल आदि। इस समूह ने पास्ट एंड प्रेजेंट के नाम से पुस्तक निकाली। फिर हिस्ट्री वर्कशॉप जनरल के द्वारा आम जनता के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। तीसरा पॉइंट है आम लोगों से जुड़े इतिहास लेखन का प्रभाव। 20वीं शताब्दी में अधिकांश मार्क्सवादी इतिहासकारों ने आम लोगों से जुड़े इतिहास लेखन को प्रभावित किया, जिनमें अनाल विचारधारा के इतिहासकारों के नाम उल्लेखनीय हैं। अनाल के संस्थापक मार्क ब्लॉक और लुसिया फ्रोबर ने जन मानसिकता को उजागर करने की दिशा है। कहता है अनाल के संस्थापक मार्क ब्लॉक और लुसिया फ्रोबर ने जन मानसिकता को उजागर करने की दिशा कार्य किया। इमैनुअल ले रॉय लादुरी की पुस्तक मांटेड केस्थर्ट एंड कैथालिकू इन ए फ्रांच विलेज में मध्ययुगीन पायरेनियम किसान समुदाय के विचारों और मान्यताओं का अध्ययन किया। इससे हमें आम जीवन के बारे में कई नई जानकारियों का खुलासा हुआ। अनाल खेमे के बाहर एक लेखक कार्लो जिगबर्ग की पुस्तक द चीज एंड द वार्मस में डोमेनिको स्कैंडल नाम मिलकर के व्यक्तिगत जीवन, उसकी बौद्धिक और माध्यमिक दुनिया का अध्ययन किया। उनकी अन्य पुस्तकों में भी जनमुखी इतिहास की परंपरा को मजबूती मिलती है। जियोवानी लेवी और गिजबर्ग ने एक नई इतिहास लेखन की प्रवृत्ति को शुरू किया, जिसे सूक्ष्म इतिहास कहा गया। पीटर वर्ग की पॉपुलर कहता है रॉबर्ट पीटरबर्ग की पॉपुलर कल्चर अनअली मॉडर्न यूरोप, रॉबर्ट डाइटन की द ग्रेट कैट मैसेकर, नताली आदि की कुछ ऐसी कृतियां हैं जिसमें आम लोगों की मानसिकता को वर्णित किया तथा जनमुखी परंपरा के संबंध बनाया। इतिहास लेखन के विशेष संदर्भ। भारत के इतिहास में प्रासंगिक संदर्भों की उपस्थिति का अभाव भी था। निम्न वर्ग के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लिखित जो भी स्रोत मिले वे समाज के अन्य वर्गों के लोगों द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए नहीं कि ये वर्ग अशिक्षित हैं। उन विकसित देशों में प्रासंगिक स्रोतों की समस्या है जहाँ के मजदूर वर्ग ज्यादा सक्षम थे, ज्यादा लोग साक्षर थे। वहां भी किसान और पूर्व औद्योगिक समूह से जुड़े स्रोत शासकों द्वारा ही तैयार किए जाते थे। भारत के लिए प्रत्यक्ष स्रोत मुश्किल से मिल पाते हैं, अतः इतिहासकारों को जनमुखी इतिहास अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर तैयार किया जाता है। सब्याशी भट्टाचार्य इनके अनुसार साक्षरता के अभाव के कारण लोगों के आचरण, व्यवहार, विचार और भावनाओं संबंधी सूचनाओं में मौखिक प्रमाणों आदि पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है तथा उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। मौखिक परंपराओं के साथ भी
सीमा का यह बंधन है कि उन्हें बहुत दूर तक नहीं खींचा जा सकता है। संस्कृतियों पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। रंजित गुहा कहते हैं, जनमुखी के इतिहास में अग्रणी समस्याओं को अपनी पुस्तक एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडियन में लिखा है कि ये दस्तावेज अधिकांश संभ्रांत लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। ये मानते हैं कि लोगों के इतिहास को लिखने के लिए ये लोक परंपराएं भी पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्ता रूप में उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध स्रोतों तथा प्रमाणों की जांच पड़ताल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा एवं विद्रोह चेतना और तत्व को सावधानी से खोज कर लाना होगा। सुमित सरकार के अनुसार परमाणु के उपलब्ध न होने के कारण और भी गहरे हैं। निम्न वर्गों के अंधकार में जाने के कई कारण हैं। निम्न वर्ग भयंकर गरीबी व अधीन होने के कारण एक साथ जाने के मजबूर भी निम्न वर्ग भयंकर गरीबी व अधीन होने के कारण उस एक साथ जाने के बावजूद भी उनका निष्क्रिय रहना कुछ अजीब लगता है। उच्च लोगों के अधीन रहना उन्होंने अपनी किस्मत की ही मान ली थी। मूर जूनियर यह मानते हैं कि भारतीय कृषक वर्ग राजनीतिक चेतना होने के कारण ही वे दब्बू थे, परंतु कई इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। सूर्यप्रकाश राय ने ये अपनी पुस्तक में समग्र जयवती द्वारा जिम्मेदारियों के खिलाफ विद्रोह को वर्ग संघर्ष का नाम दिया। मोइनुद्दीन अहमद खान इन्होंने बंगाल में किसान आंदोलन को मूलतः मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक धार्मिक आंदोलन माना। नहरी इन्होंने इस विचार को खारिज कर के विद्रोह के पीछे आर्थिक कारकों को खोजा। विलियर किंग इन्होंने नील विद्रोह को धर्म निरपेक्ष आंदोलन माना, परंतु गुहा ने माना कि विभिन्न समुदायों के बीच विरोध मौजूद था। भारत के अन्य हिस्सों में एक आंदोलनों पर भी कई पुस्तकें लिखी गई। इतिहास लेखन यहीं तक था इसके सवाल। यहाँ तक बनने लगे, थैंक यू, शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह आप पर निर्भर करता है लाइक करना या शेयर करना। मैं पंकज गुरु जी, मेरा चैनल का नाम पंकज प्रतियोगिता। यहाँ तक बोले, थैंक यू, शुक्रिया।